नमस्कार। महाराष्ट्र में अगर सुप्रिया सुले की बात माने तो धमाके का समय नजदीक आ रहा है। उन्होंने 18 अप्रैल को पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था कि अगले 15 दिन में यानी 2 हफ्ते में 2 बड़े राजनीतिक धमाके होंगे। पहला धमाका दिल्ली में होगा और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। तो उन्होंने जो डेडलाइन दी थी उसमें 8 दिन बीत गए हैं। इसका मतलब कि अगले 1 हफ्ते में, अगले 7 दिन में कोई धमाका होना चाहिए है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह की चीजें हो रही हैं उनको देख करके लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर होगा या कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा है, जिसके अंत नतीजे की अभी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वह धमाका होगा या नहीं होगा ये अभी अगले कुछ दिन में तय होगा। लेकिन सुप्रिया सुले ने धमाका कहा है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या हो सकता है जिसको धमाका कहा जाएगा। तो जो पहला धमाका उन्होंने दिल्ली में कहा है उसका मतलब तो उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और शिवसेना के जो असली शिवसेना है, जो जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं, उसके 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। ये 16 वो विधायक हैं जो सबसे पहले शिवसेना से अलग हुए थे। एकनाथ शिंदे उसमें शामिल है और इन 16 लोगों की शिकायत शिवसेना के उस समय के नेता उद्धव ठाकरे की तरफ से स्पीकर के पास की गई थी। उस समय स्पीकर का पद खाली था, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर थे उनके पास इसकी शिकायत की गई थी और डिप्टी स्पीकर ने इन 16 लोगों को नोटिस जारी किया था। उसके बाद एक एक करके और भी लोग गए और वो संख्या कुल मिलाकर के 40 पहुंच गई। तो जब 54-55 में से जो शिवसेना की वास्तविक संख्या थी उसमें से 40 लोग एक तरफ चले गए तो दल बदल लागू नहीं होता है। लेकिन ये मामला 40 लोगों का नहीं है, ये मामला उन 16 लोगों का है जो पहले गए, पहले जिन्होंने छोड़ा और जिनके खिलाफ शिवसेना के उस समय के लीडरशिप ने शिकायत की डिप्टी स्पीकर के पास। तो अब शिवसेना का लॉजिक है, उसका तर्क है, जो उसके वकीलों ने दलील दी है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि इन 16 लोगों की सदस्यता समाप्त की जाए क्योंकि ये लोग दल बदल कानून के दायरे में आते हैं। ये संख्या 2/3 नहीं होती है। तो पहला धमाका जिसका इशारा सुप्रिया सुले ने किया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकता है कि इन 16 लोगों की सदस्यता समाप्त की जाए। तो 16 लोगों की सदस्यता अगर समाप्त होती है तो उसका पहला इंपैक्ट तो ये है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो विधायक नहीं रह जाएंगे, विधायक होने के अयोग्य हो जाएंगे। हालांकि उसके बाद फिर वो शपथ ले सकते हैं और इन 16 लोगों की सदस्यता जाने के बाद भी सरकार अल्पमत में नहीं आती है। ये मैटर ऑफ फैक्ट है। इस समय जो सरकार है, जो शिवसेना और बीजेपी की सरकार है, उसके पास 162 सदस्यों का बहुमत है। 288 के सदन में 162 सदस्य हैं और 16 लोग अगर चले जाते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तब भी 146 लोग बचेंगे। यानी बहुमत सरकार के पास तब भी रहेगा। 16 लोगों के जाने के बाद सदन का स्ट्रेंथ जो है वो कम होकर के 272 रह जाएगा और बहुमत का आंकड़ा 137 का होगा। तो उस लिहाज से काफी ज्यादा, बहुमत से ज्यादा विधायक होंगे। तो सरकार को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आता भी है तब भी। फिर सवाल है कि अगर सरकार को पैनिक होने की जरूरत नहीं है तो यह चर्चा क्यों शुरू हुई। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की एक नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, अंजलि दमानिया, उन्होंने ये शिगुफा छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये सदस्यता जानी है 16 लोगों की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनसीपी में टूट फूट की प्लानिंग कर रही है। उसने एक योजना उसकी बना रखी है और अजीत पवार के नेतृत्व में कुछ विधायक टूटेंगे। और उसी समय अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें शुरू की थी। तो ये लगने लगा था कि हो सकता है कि अजीत पवार फिर वो खेल करे जो उन्होंने नवंबर 2019 में किया था। उन्होंने तब भी तोड़ने की कोशिश की थी पार्टी और उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। बहुत तड़के सुबह 6 बजे राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई थी। हालांकि 4 दिन के भीतर सारे विधायक वापस एनसीपी में लौट गए थे और अब जाकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उसको जो खेल हुआ था उसकी जानकारी शरद पवार को थी। तो ये एक कहानी है, एक बैकग्राउंड है। लेकिन अंजलि दमानिया ने कहा और उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई, तेज हो गई, बल्कि यहां तक पहुंच गई कि एकनाथ शिंदे गुट जो है, जो एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के समर्थन से, उनके गुट के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि अगर अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायक आते हैं और उनका जो टूट करके एक दूसरा गुट बनता है, वो अगर बीजेपी के साथ आते हैं लोग तो शिवसेना साथ में नहीं रहेगी। अजीत पवार अकेले आते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं बीजेपी में, तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक गुट लेकर के आते हैं, कुछ लोग उनके साथ आते हैं, तब शिंदे गुट साथ छोड़ देगा। यहां तक स्थिति पहुंच गई थी। तो अब वो अगर ऐसा होता है, ये एक बात तो क्लियर हो गई कि पहला धमाका जिसका जिक्र सुप्रिया सुले ने किया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो कब आएगा वो तय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया हुआ है। दूसरा धमाका महाराष्ट्र में तभी हो सकता है
जब अजीत पवार एनसीपी को तोड़ दें, उनके साथ जिसकी चर्चा हो रही है कि 36 से 40 विधायक उनके साथ हैं, अगर वो उतने विधायकों को लेकर के चले जाते हैं बीजेपी के साथ, तो वो बड़ा धमाका होगा। या शरद पवार खुद ही जो महाविकास आघाड़ी है उसको छोड़ करके, जो शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें, तो वो बड़ा धमाका होगा। धमाके की यही दो स्थितियां बनती हैं, इसके अलावा दूसरी कोई स्थिति ऐसी नहीं बनेगी जो धमाका हो। हाँ, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जरूर हो सकता है, लेकिन उसको धमाका नहीं कर सकता है। अगर शिवसेना के कुछ लोग टूटते हैं और उन पर दल बदल कानून लागू होता है या उस तरह की घटना होती है, तो फिर वो एक राजनीतिक घटनाक्रम है। उससे एनसीपी को बहुत उससे चुनाव की जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। शिवसेना ने इसकी तैयारी, शिवसेना का मतलब जो टूटने की बात मैं कह रहा हूं वो उद्धव ठाकरे गुट की बात है कि अगर उद्धव ठाकरे गुट से कुछ और लोग टूटते हैं जिसकी चर्चा हो रही है, तो वो बड़ा धमाका नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ऑलरेडी टूट चुकी है। तो अगर अजीत पवार का गुट जाता है और बीजेपी उनको साथ लेती है और एकनाथ शिंदे का गुट अलग होता है, फिर कोई नया अलाइनमेंट बनेगा, वो एक बड़े धमाके की स्थिति होगी जिसकी संभावना हो सकती है। शरद पवार क्या कर रहे होते हैं ये किसी को समझ नहीं आता है, उनके दाव को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी भी जो वो कर रहे हैं उसकी कई परतें होंगी जो धीरे धीरे खुलेंगी। यह भी संभव है कि वो महाविकास आघाड़ी जो है, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट है शिवसेना का, उसमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वो कोई दाव चल रहे हैं। यह भी संभव है कि वो इस गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हो, एनसीपी के हाथ में कमान दिलवाना चाहते हो। अभी परोक्ष रूप से अभी किसी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन वो कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे थे 2.5 साल तक, इस गठबंधन के मुख्यमंत्री रहे थे, इसलिए कमान उनके पास है। और अजीत पवार बार बार जो ये दोहरा रहे हैं कि 2004 में एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता था, उसका भी एक मतलब है इस पूरे घटनाक्रम में। शरद पवार ने 1998 में अपनी पार्टी बनाई थी एनसीपी, कांग्रेस से अलग होकर के, और वो 58 सीटें जीते थे अपने पहले चुनाव में, 1999 के चुनाव में। लेकिन 2004 के चुनाव में अचानक उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 71 सीटें उनको मिली, और जो उसके पहले 75 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वो 69 सीट पर आ गई। तो उस समय अजीत पवार का कहना है कि एनसीपी का मुख्यमंत्री हो सकता था, लेकिन किसी पर्पस की वजह से शरद पवार ने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। शरद पवार उस समय केंद्र में मंत्री बन गए थे मनमोहन सिंह की सरकार में, और उनका एक अच्छी धमक केंद्र में थी यहां दिल्ली में, और वहां महाराष्ट्र में उनको अगर वो मुख्यमंत्री बनाते तो उनके पास जो चेहरे थे वो छगन भुजबल का चेहरा था या आर पाटिल का था, या उसके बाद अजीत पवार बनते। उस समय तक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सक्रिय राजनीति में नहीं आई थी। तो इस वजह से, संभवतः इस वजह से शरद पवार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने दिया और अपनी पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनवाया। तो ये स्थिति उन्होंने उस समय जो स्थिति थी, जिस स्थिति की वजह से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वही स्थिति अभी भी है। अभी भी अगर एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो अजीत पवार मुख्यमंत्री होंगे, और उसके बाद पार्टी के ऊपर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। जिस उम्र में शरद पवार हैं, जिस खराब सेहत की स्थिति में है, वो कब तक संभाले रह सकते हैं पार्टी को, ये नहीं कहा जा सकता है। और अगर उन्होंने अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनवा दिया, अपनी पार्टी की कमान सौंप दी, तो फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उनके लिए पार्टी में कोई बड़ी अच्छी जगह नहीं बच जाएगी। फिर उनकी भूमिका पार्टी में वही हो जाएगी जो डीएमके में कनिमोझी की है, या बीआरएस में तेलंगाना की पार्टी में के कविता की है। उससे ज्यादा हैसियत सुप्रिया सुले की नहीं रह जाएगी। इसलिए भी ये देखने की बात होगी कि शरद पवार क्या राजनीति कर रहे हैं। अगर महाविकास आघाड़ी में वो गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं तो उनका नेता कौन होगा, किसको नेता बनाएंगे? क्या अपनी बेटी को आगे करेंगे वो वहां कमान संभालने के लिए? अगर ऐसा होता है तो फिर अजीत पवार की क्या पॉलिटिक्स होगी? वो कैसे सुप्रिया सुले के अंडर या उनके अधीन काम कर सकते हैं? तो इन सवालों की ये अपनी जगह ये एक कहानी है एनसीपी की, और दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी की अपनी कहानी है। अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की उपयोगिता खत्म हो गई है, एकनाथ शिंदे गुट की उपयोगिता बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। जिस उम्मीद में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को साथ में लिया था और उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी पार्टी असली शिवसेना बनी चुनाव आयोग की तरफ से, उसका कोई बड़ा फायदा बीजेपी को होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि वोट जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं गया है, शिवसैनिक उनके साथ नहीं गए हैं। शिवसैनिक और उसका जो कोर वोट है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि मतलब एकनाथ शिंदे जो बृहन मुंबई महानगर निगम का चुनाव होगा बीएमसी का, उसमें भी बहुत उपयोगी नहीं है, और अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी बहुत उपयोगी नहीं है। जबकि बीजेपी को अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की
कि जो अपनी 41 सीटें अपने गठबंधन को मिली थी उसकी चिंता करनी है। 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 18 सीटें शिवसेना के खाते में गई थी, जो उस समय एकजुट शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे जिसके नेता थे। तो 48 में से 41 सीटें उस राज्य में मिली है बीजेपी को, एनडीए मतलब उसके एनडीए गठबंधन को, और बीजेपी की अपनी 23 सीटें थी। उन सीटों को बचाने की चिंता है और बीजेपी को लग रहा है कि एकनाथ शिंदे से ये सीटें नहीं बचेंगी। बिल्कुल वही स्थिति अजीत पवार की है। अगर अजीत पवार आ जाते हैं अकेले बीजेपी के साथ तब भी कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि वोट तब शरद पवार के साथ रह जाएगा। तो क्या बीजेपी ये प्लानिंग कर रही है कि शरद पवार पूरी तरह से अपने गठबंधन के साथ आ जाए, जो शरद पवार ने जिस ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी तो एमवीए एक है लेकिन आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि वो लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे की बात कर रहे थे, लेकिन शरद पवार कोई खेल कर रहे हैं। अब ये एक रहस्य की बात है कि शरद पवार और अजीत पवार का खेल अलग अलग है या दोनों एक साथ खेल रहे हैं। एकनाथ शिंदे का गुट अभी बहुत बैकफुट पर है, आहत है, लेकिन वो किसी पर्पज से है या सचमुच है, ये भी एक रहस्य है। कांग्रेस की तरफ से लगातार शिवसेना के ऊपर हमले हो रहे थे और अब एनसीपी के ऊपर भी हमला हो रहा है। नाना पटोले ने कह दिया कि अगर एनसीपी अलग हो जाती है तो उसका फायदा बीजेपी, माफ करिएगा, उसका फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि जो अपोजिशन का स्पेस बढ़ेगा वो कांग्रेस को मिलेगा। तो ये कई लेवल पर महाराष्ट्र में लड़ाइयां चल रही हैं, कई लेयर में चल रही हैं। कांग्रेस की एनसीपी से चल रही है, एनसीपी की आपस में चल रही है, कांग्रेस की शिवसेना से चल रही है, एकनाथ शिंदे गुट की बीजेपी से चल रही है, बीजेपी की एमबीए के दोनों जो सहयोगी हैं शिवसेना और कांग्रेस, उनके साथ चल रही है। इस समय जो सद्भाव दिख रहा है वो सिर्फ एनसीपी और बीजेपी का दिख रहा है। दोनों पार्टियों में कोई झगड़ा अभी नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ दिलचस्प अगले एक हफ्ते में होगा। वो इस पर डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है और अजीत पवार, शरद पवार अपनी राजनीति किस तरह से प्लान करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर अभी विपक्ष की एकजुटता बनाने की जो प्रयास चल रहा है, और कर्नाटक में चुनाव भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन इनके साथ साथ, इन तीनों घटनाओं के साथ साथ, मतलब विपक्ष की एकजुटता बनाने का प्रयास, कर्नाटक का चुनाव और उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव के बीच जो चौथा घटनाक्रम है जिस पर नजर रखने की जरूरत है, वो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।